हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पूरे C2 में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी जो फिजिक्स की क्लास सुबह चल रही है 7 बजे, उसमें आज हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें होगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। क्योंकि हमने इससे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़ चुका है, तो यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो आशा करते हैं कि जितनी भी हमने हमारी जो पिछली लेक्चर हो गई है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका समाधान कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होती हैं उसकी सूचना आपको मिल जाएगी तुरंत। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है उसको हम धीरे धीरे समझते चल देंगे। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। आशा करता हूँ कि आपको सीधे क्लियर होगा उत्तल दर्पण होता क्या है। आशा करता हूँ कि सभी को पता होगा उत्तल दर्पण होता क्या है। अगर नहीं पता है तो उत्तल दर्पण को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने बताया था उत्तल दर्पण वो होता है जिसका आंतरिक भाग कलई किया गया। आंतरिक भाग मतलब कि अंदर साइड, अंदर के साइड ये पेंट किया गया होता है, अंदर साइड पेंट किया गया होता है और इस साइड परावर्तन होता है, दूसरे साइड परावर्तन होता है। आपको पता होगा कि जैसे हम लोगों के घर पे जो एक शीशा होता है जिसमें हम अपना जिसको हम लोग सुबह सुबह देखते हैं, तो इस शीशे में देखे होंगे कि आप एक साइड पेंट होता है और एक साइड क्या होता है, हम लोग अपना फेस देखते हैं। मतलब कि फेस कहाँ से दिखता है, दूसरे साइड से। मतलब परावर्तन किस साइड होता है, दूसरे साइड। इसी प्रकार इसमें भी जिस साइड पेंट होता है उसके विपरीत साइड, मतलब कि दूसरे साइड परावर्तन होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो शीशा होता है उसमें भी जिस साइड पेंट होता है उस साइड परावर्तन नहीं होता है, परावर्तन दूसरे साइड होता है जिस साइड पेंट नहीं होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग क्लियर होंगे कि सेम इसी प्रकार हमारे दर्पण में होता है। कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो चलिए ठीक है, उत्तल दर्पण में आपको समझ में आ रहा होगा कि जब इस प्रकार परावर्तन होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस साइड, आपको समझ में आ रहा है कि इस साइड हमको पता है फोकस होता है और यहाँ पे वक्रता केंद्र होती है। यहाँ पे आप आशा होगा करते हैं क्लियर होंगे, सभी को बताई गई है। तो आपको पता है इस साइड क्या होगा, इस साइड क्या होगा, यहाँ पे अनंत होगा, यहाँ पे क्या होगा, अनंत होगा, और इधर भी यहाँ पे यहाँ अनंत होगा, यहाँ पे अनंत होगा, मान के चलते हैं। चलिए आशा करते हैं क्लियर होगा। तो आपको देखिए इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा कि इस बार हमारी केवल इसमें उत्तल दर्पण में आपको समझना होगा उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन क्यों हो सकते हैं। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनने के दो ही कंडीशन आपको पढ़ाया जाता है। उत्तल दर्पण में दो प्रतिबिंब दो ही बनते हैं। आप कहेंगे दो प्रकार के दो कंडीशन ही प्रतिबिंब बनने के हैं, तो कैसे। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे अगर दो प्रतिबिंब बनने के नियम है तो कैसे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें कोई बताता नहीं, ठीक है, ये चीज़ें कोई बताता नहीं, आप लोग समझते चलेंगे। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा कंसेप्ट क्लियर है, हम कंसेप्ट बेस पे चलेंगे। तो हमारा जो सी है और जो एफ है, ये जो हमारा इन्फिनिट है, मतलब कि अनंत है, और ये भी इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा केवल दो ही कंडीशन दिख रही होगी। एक तो ऐसा हो सकता है कि सर यहाँ पे एक इनफाइनाइट पे कोई वस्तु रखी हो, एक ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो इसके हमारा ये जो पोल है और इसके बीच में रखी हो। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी रखेंगे वो भी अनंत ही होगा, इधर भी रखेंगे सब इधर तो अनंत ही होगा ना। इधर आएंगे तो आपको केवल एक ही कंडीशन मिलेगी, या तो इसके दोनों के बीच में। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर भी रखेंगे तो भी अनंत के बीच में रहेगा, यहाँ पे रखेंगे तो ही। तो आपको कंडीशन कितने समझ में आ रहा है, एक तो ये कंडीशन हो सकता है प्रतिबिंब बनने का, और एक तो ये कंडीशन। दो कंडीशन हो सकते हैं प्रतिबिंब बनने का। तो एक पहला जो हमारा कंडीशन होता है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो क्या होता है, पहला हमारा कंडीशन होता है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। और कैसे रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे। क्लियर होगा, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी ये बातें क्लियर होंगी कि कैसे हमने बताया कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी ये कैसे बात आप क्लियर मानेंगे। चलिए आशा करते हैं आपको ये क्लियर एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखिए, अब हमारी पहले कंडीशन पे बात कर लेते हैं। दो कंडीशन होती है तो हम पहले कंडीशन बात करेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो आपने वस्तु को अनंत पे रख दिया, वस्तु पे अनंत रखेंगे तो आपको पता है कि आपको अनंत पे, अब क्या होगा, वस्तु अनंत पे रखी है, उसके दोनों सिरे से क्या आएंगे, आपको उसके दोनों सिरे से क्या आएंगे, प्रकाश की किरणें आएंगी। इधर से भी उसको एक सिरा हो गया और इसका एक सिरा ये भी हो गया। आप कहेंगे इसका एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया। आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये वस्तु है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें मैंने कहा था ना, एक आपको क्या एक सीढ़ी बनती हुई दिखे, आपको एक सीढ़ी बनती हुई जब दिख जाए तो आप जान जाइए कौन सा है, समांतर है। यहाँ पे देखिए आपको एक सीढ़ी बन रहा है, इधर भी एक सीढ़ी बन रहा है। तो क्या है, ये मुख्य अक्ष है।
आपको पता है जो बीच से जाती थी इसको मुख्य अक्ष कहते थे। तो मुख्य अक्ष के समांतर हमने पहला नियम लिखवाया हुआ था, आपको याद होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती हैं? परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। तो यहाँ से ये भी देखेंगे, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। आप कहेंगे सर ये डॉटेड लाइन इस साइड क्यों बना रहे हैं? इस साइड डॉटेड लाइन बनाने का मतलब ये है क्योंकि इस साइड हमारा पेंट किया गया है, इस साइड हमको केवल आभास होगा, इस साइड हमको केवल आभास होगा। तो यहाँ से हमारा पहली बात तो आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा? आभासी। आशा करता हूँ क्लियर होगा आभासी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एकदम क्लियर होगा आभासी प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आशा करता हूँ एकदम आपको क्लियर होगा आभासी प्रतिबिंब कैसे बनेगा। और यहाँ पे आपको देखिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरा आपको देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे ये जो वस्तु है यहाँ पे एक पॉइंट जैसा मिल रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक पॉइंट जैसा मिल रहा है। तो आपको क्लियर होगा एकदम कि यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आपको कैसे एकदम क्लियर हो जाएगा? छोटा प्रतिबिंब बन रहा होगा। अब तीसरा कंडीशन हमने बताया था, जब जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो आपको याद रखना है, जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो इसका मतलब कि वस्तु सीधा बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा। क्लियर है? सभी लोगों को आशा करते हैं एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हमको बस 3 चीज़ें याद रखनी है। जब वस्तु सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी प्रतिबिंब होगा। जब वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, ये तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि जब यहाँ पे हमको देखेंगे स्थितियाँ कि यहाँ पे इतना बड़ा सा था और यहाँ पे आके मिला, जैसे ये मिला तो एक पॉइंट पे जाके क्लियर हो गया। एक पॉइंट कौन सा था? फोकस। तो आपको क्लियर हो गया फोकस पे था। तो फोकस पे जैसे ही पता चला कि आपको देखिए पॉइंट से, हमने कहा था ना कि जब जहाँ पे 2 रेखाएं मिलती हैं वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। आप सभी को क्लियर होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सर ये डॉटेड लाइन क्यों है? सर ये डॉटेड लाइन क्यों है? तो हमने बताया था कि देखिए इस साइड हमारा जो प्रकाश का किरण आएगा, इस साइड प्रकाश का किरण हमको क्या होगा? दिखेगा। इस साइड हमारा प्रकाश का किरण हमारा क्या होगा? क्योंकि परावर्तन होगा। दूसरे साइड डॉटेड होने का मतलब ये है कि इस साइड प्रकाश आपको आभास होगा कि इस साइड गया होगा, आपको आभास होगा। जब आभास होता है तो लाइन क्या बनाई जाती है? डॉटेड बनाई जाती है। जब क्या होता है? आभास होती है तो लाइन डॉटेड बनाई जाती है। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा। यदि जिसको कोई प्रॉब्लम होगी तो भैया कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर लेगा। तो चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसे तो उसमें हम आगे देखेंगे उत्तल दर्पण में हमने बताया कि 2 ही कंडीशन क्यों होती है। हमको पढ़ा दिया जाता है कि कंडीशन 2 होती हैं, पर क्यों होती हैं इसका भी तो रीजन हमको समझना है, क्योंकि यही नहीं होता हमारा फिजिक्स। अगर फिजिक्स का मतलब क्या है कि हमको पूरे तरीके से समझना है, अगर ऐसा होता है तो क्यों। ठीक है, चलिए अगला कंडीशन हमारा है उत्तल दर्पण द्वारा। पहले हमने देख लिया वस्तु अनंत पर रखी हो, हमने अभी बताया ना वस्तु अनंत पर रखी हो। अभी पहला हमारा क्लियर हो गया कि वस्तु अनंत पर रखी हो। अब दूसरा हमारा जो कंडीशन होगा, वस्तु अनंत के अलावा कहाँ पे हो सकती है? जब वस्तु अनंत हो गई तो अभी हमने बताया ना, जब ये हमारी कंडीशन यहाँ पे, यहाँ देखिए हमारा दर्पण हो गया। अब कहेंगे सर कौन सा दर्पण? तो हम कौन सा दर्पण पढ़ा? उत्तल दर्पण। जब उत्तल वाली बात आ जाएगी तो हम अंदर पेंट करेंगे। कहाँ पे पेंट करेंगे? अंदर की तरफ पेंट करेंगे। अंदर की तरफ पेंट करने के बाद एक सीधी से ऐसे लाइन ले जाएंगे जिसको हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे। और यहाँ पे हमारा F होगा, यहाँ पे हमारा C होगा, और आपको पता है सर यहाँ पे हमारा P होगा। जैसे ही F C P यहाँ करने के बाद यहाँ पे आप M1, यहाँ पे आप M2 इतना कर सकते हैं। आपको पता है ये जो बीच से लाइन जाती है ये हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। सभी लोगों को आशा करते हैं क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। हमने कहा इनफाइनाइट पे रखी, हमने वस्तु को देख लिया। अब कहेंगे सर इनफाइनाइट है तो अब इसके बाद इन दोनों के बीच में ही वस्तु रखी जाएगी। जब इन दोनों के बीच वस्तु रखी जाएगी तो अब आपको समझना है, अब यहाँ से आपको समझना है कि एक लाइन तो यहाँ आएगी, एक लाइन तो यहाँ आएगी। अब यहाँ से एक लाइन जब आएगी, अब क्या होगी ये? अब एक लाइन क्या होगी? यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ये परावर्तित हो जाएगी। जैसे ये परावर्तित होगी तो आपको समझ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। क्लियर है? क्लियर है? अभी देखिए इतना क्लियर है ना सभी लोगों को। अब यहाँ से देखिए अगला हम देखेंगे टॉपिक। तो अब यहाँ से हमको एकदम समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से एक फोकस से होकर जाती हुई दिख रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल दिख रही है। अब यहाँ से एक कंडीशन हम बनाएंगे। एक कंडीशन क्या बनाएंगे? एक वस्तु के वक्रता केंद्र से जाती हुई वक्रता केंद्र। ठीक है, यहाँ से हमको समझ आ गया वक्रता केंद्र। हमको पता है कि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें वक्रता केंद्र से जो हमारी किरण जाएगी, वक्रता केंद्र से हमारी जो किरण जाएगी
अब ये देखिए क्या होगा, अब ये हमको देखना है क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमको देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिलता हुआ दिखेगा, कहाँ पे, यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया। यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। सभी बच्चों को क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलिए ठीक है, इसको फिर एक बार रिवीजन करवा देते हैं। पहला वाला क्या अनंत पे रखी होती है, अनंत पे रखी होती है तो क्या होता है ऐसे, अनंत पे हमको मतलब कौन सा दर्पण बनाना है, हमको बनाना है भैया सबसे पहले वस्तु हमको बनाना है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जैसे ही हम बनाएंगे, यहाँ से आपको मुख्य अक्ष ले जाना है, यहाँ पे आपको पोल बनाना है, यहाँ पे अनंत बनाना है, यहाँ पे एफ बनाना है, यहाँ पे सी बनाना है, यहाँ पे अनंत बनाना है। हमने कहा कि यहाँ पे जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो इसके दोनों सिरों से प्रकाश की किरणें आएंगी, दोनों सिरे से प्रकाश की किरणें आएंगी। जैसे आएंगी देखिए ये टकरा के इधर चली जाएगी, ये टकरा के इधर चली जाएगी। आपको पता है कि जब ये टकरा के आएगी तो ये एक आभास जैसा होगा, यहाँ से एक आभास जैसा होगा, आभास जैसा होगा तो आपको क्लियर हो गया कि ये दोनों चित्र हमारे हैं। वस्तु अनंत पर बनी होगी तो यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखिए कैसे प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु बड़ा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, छोटा प्रतिबिंब। आशा करता हूँ क्लियर होगा। कहाँ पे देखिए बड़ा है, ये छोटा दिख रहा है आपको। अब यहाँ से देखिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना। अब देखिए वस्तु का प्रतिबिंब देखिए इधर सीधा ही बन रहा है, वस्तु की तरह, वस्तु की सीधा बन रहा होगा, वस्तु की मतलब सीधा बनेगा। अब हमने कहा जब वस्तु सीधा बनता है तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आप लोगों को एकदम क्लियर होगा। आशा करता हूँ सभी लोगों को समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ तक हमने पूरी कोशिश करी है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमने बेहतरीन तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। चलिए ठीक है, चलिए आशा करता हूँ इतना क्लियर हो गया हो सभी को। अब यहाँ से हमारा जो अगला टॉपिक होगा, इसमें हमको बेहतरीन तरीके से समझना है। हमने उसके प्रतिबिंब बनने के नियम देख लिए। अब यहाँ से हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग देख लेंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग को समझेंगे। अवतल दर्पण को उत्तल दर्पण के उपयोग समझने से पहले हम कुछ चीज़ें बता देते हैं आपको। देखिए अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग समझने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं, यहाँ से आपको समझना है, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग से पहले हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले हमको समझ लेना है चिन्ह परिपाटी, क्योंकि न्यूमेरिकल से जो आएंगे हमारे वो चिन्ह क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूँ आप लोग देखिए यहाँ से चिन्ह परिपाटी हेडिंग डाल लीजिएगा। आपसे पूछा जाता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब ये देखिए न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल का मतलब होता है सवाल, जो प्रश्नों वाले होते हैं जिसको उत्तर देना होता है न्यूमेरिकल्स। तो ठीक है, यहाँ से चिन्ह परिपाटी में हम देखेंगे। चिन्ह परिपाटी हमारा मतलब होता क्या है कि किसमें धनात्मक होती हैं, किसमें ऋणात्मक होती हैं। सभी लोगों को क्लियर है? चलिए सभी लोगों को क्लियर है। देखिए अब देखिए जो हमारी, देखिए हमेशा याद रखे होंगे आप, देखे होंगे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इस प्रकार यहाँ से हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमको देखिए कुछ चीज़ें याद रखनी हैं, हमको याद रखनी है कि देखिए हमको पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आप कहेंगे सर ऋणात्मक अगर होती है तो क्यों, ऋणात्मक होती है तो क्यों, ये चीज़ें हमको समझनी है, क्योंकि हमको एकदम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। आशा करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से अवतल दर्पण में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको समझने से पहले हम देखिए यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण को हम दो भागों में बांट देते हैं। गोली दर्पण को हम जैसे ही दो भागों में बांटते हैं, गोली दर्पण को दो भागों में बांटते हैं तो हमको कुछ चीज़ें मिलती हैं। कुछ चीज़ें मिलती हैं तो ऐसे मिलती हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं तो कैसे, ऐसे एक मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, और उसके बाद एक और दर्पण मिलता है जिसको कहते हैं हम उत्तल दर्पण, ठीक है। इतना क्लियर होगा। अब यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं,
यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे इसका पोल होगा और इसमें यहाँ पे इसका पोल होगा। आप कहेंगे सर इसमें फोकस कहाँ होगा, यहाँ होगा, और इसमें फोकस कहाँ पे होगा, इसमें फोकस यहाँ पे होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे सी होगा, यहीं पे इसका भी सी होगा, यहीं पे दोनों लोगों का सी होगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इधर पी होगा, इधर इसका इनफाइनाइट होगा और इधर भी इसका इनफाइनाइट होगा। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा, आशा करता हूँ सभी लोगों को एकदम क्लियर होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम यहाँ बढ़ेंगे, ये देखिए यमोन होता, यमोन, ये दोनों के लिए यम1 यम2 हो गए। इनसे देखिए हम यहाँ से समझेंगे। हम देखिए सबसे पहले हमको एक चीज़ याद रखना है कि हम जब हम बाएं साइड यहाँ से देखिए, हमको पता है, यहाँ से आपको पता है ये हमारा होता है प्लस और माइनस का रेगुलेशन, कि अगर हम इधर दूरियां नापते हैं, इधर दूरियां नापते हैं तो प्लस होती है और इधर दूरी नापते हैं तो माइनस होती है। ऊपर मापी गई दूरी प्लस होती है, नीचे मापी गई दूरी माइनस होती है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको पता होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, जब हम प्लस मापेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो हमारा दर्पण है, ये हमारा क्या है, दर्पण, उत्तल दर्पण। आपको समझ में आ गया। यहाँ से देखिए फोकस दूरी हमारी किधर साइड है, आप कहेंगे सर बाएं साइड है। किधर साइड है, बाएं साइड। हमने कहा यहाँ से आप बाएं साइड चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। आशा करता हूँ ये अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी माइनस होती है तो क्यों, एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा भैया, सबको एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है, अब ये बताएंगे सभी लोग। चलिए, आशा करता हूँ सभी लोग को एकदम पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आशा करता हूँ क्लियर होगा। अब यहाँ से हम कुछ ही चीज़ें देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी में। चिन्ह परिपाटी में हम एक चीज़ यहाँ देखेंगे। देखिए, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, जो हमारी दर्पण से वस्तु की दूरी होता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कहेंगे सर यू से। अब दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं वी से। अब यहाँ से देखेंगे हमको फोकस दूरी जो होता है हमारा, फोकस दूरी, इसको प्रदर्शित करते हैं एफ से। आशा करता हूँ सभी को क्लियर होगा। कहेंगे सर वस्तु की दूरी हम भूल जाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी यू और वी में हमको कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। हम कहेंगे आज के बाद आपको कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। कहेंगे सर कैसे, हम कहेंगे देखिए, जब कहेगा वस्तु, आपको समझ में आ रहा है वो क्या बन रहा है, वह बन रहा है, वह मतलब वह बन रहा है, वह से क्या हो जाएगा यू, यू से क्या हो जाएगा यू, वस्तु से वस्तु, यहाँ याद रखेंगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्रतिबिंब, कहेंगे बिंब, बिंब मतलब बिंब, यहाँ से क्या हो जाएगा भैया वी, यहाँ से क्या हो जाएगा वी। याद करेंगे सभी लोग, बिंब से क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की जब बात आ जाएगी, प्रतिबिंब की जब बात आ जाएगी तो यहाँ से हो जाएगा वी। सभी लोगों को क्लियर होगा। आपको फोकस दूरी तो क्लियर ही होगी कि एफ से होता है, सभी लोगों को क्लियर होता है। अब यहाँ से देखिए, एक हमारा जो हमने अभी बताया था, ये हमारा लाइन होता है, इधर दिशा में हमारा प्लस होता है और इधर दिशा में माइनस होता है। ऊपर चलने पर प्लस होता है और नीचे आने पर माइनस होता है। सभी लोगों को क्लियर होगा इस बात को। चलिए अब यहाँ से देखेंगे हमको, यहाँ पे जो ये मेरा माइनस हो गया, ये हमारा प्लस हो गया। तो इसमें हमारा जो माइनस होता है, माइनस मतलब कि अगर हमको देखिए, हमने बताना कि ये हमारा जो दर्पण होता है, इस दर्पण में जब हम क्या करते हैं, इधर दिशा में मापते हैं, मतलब हमारी जब फोकस दूरी यहाँ पे होती है, वक्रता केंद्र यहाँ पे होता है, आपको पता है यहाँ पे होता है, और ये हमारा देखिए, ये हमारा होता है दर्पण। ये क्या होता है हमारा दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। आपको पता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, बाएं साइड होती है। हमने कहा जैसे ही बाएं साइड आप आएंगे, बाएं साइड मापी गई दूरी क्या होती है, ये हमारा क्या हो जाता है, बाएं साइड मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट, इस पॉइंट को आप यहाँ ले चलेंगे, इस पॉइंट को आप यहाँ लेकर चलेंगे तो आपको ये ऐसा कुछ मिलेगा। ये आपको यहाँ पे प्लस मिलता हुआ दिखेगा। ये यहाँ पे देखिए, ये मूल बिंदु है। यही चीज़ को आपको ऐसे क्या करना है, इसको ऐसे उठाना है और यहीं पे सेट कर देना है। ये लाइन इस लाइन पे आ जाएगी और ये लाइन यहाँ पे आपको बन जाएगा। आप कहेंगे सर अब इधर मतलब प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस। सभी लोग कहेंगे सर इस पॉइंट को अब क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसको मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब होता है जहाँ से हम अपने दिशा का, मूल बिंदु का मतलब यही होता है कि जैसे कोई हमारी मूल बिंदु हम यही बताएंगे जहाँ से हम सभी दिशाएं जानते हों, जहाँ से हम सभी दिशाएं जानते हों। ऐसा पॉइंट जहाँ से हम, जैसे जहाँ हम खड़े हों, यहाँ पे खड़े हैं और इधर देखें और इधर देखें,
यहाँ पे देखेंगे तो मूल बिंदु कहाँ होगा, हम मूल बिंदु होंगे और ये हमारा ये दिशा होगा, हमारा ये दूसरा दिशा होगा। अब कहेंगे हमारा सामने वाला ये दिशा होगा और पीछे वाला ये दिशा होगा। तो हम मूल बिंदु हैं, हम बीच में हैं जहाँ से हमारी चारों दिशाएं तय होती हैं। हम बीच में हैं और यहाँ से हमारी चारों दिशाएं तय होती हैं, यही हमारा होता है मूल बिंदु। क्लियर होगा सभी लोगों को, मैथ में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से मैं समझा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही हमारा वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए हमारा वस्तु कहाँ रखा जाता है, उत्तल दर्पण में हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, फिर इसके बीच में रखी जाती है, फिर फोकस पे रखी जाती है, फिर इससे पहले इधर रखी गई होती है, फिर यहाँ पर ऐसे कुछ रखा जाता है। आपको पता है जब इधर रखा जाता है, जब इधर रखा जाता है तो ये दर्पण से बाएँ साइड है ना, बाएँ साइड, तो यहाँ पर फोकस दूरी इसकी क्या हो जाएगी, देखिए फोकस दूरी यहाँ एफ है ना, बाएँ साइड है तो एफ माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर यू का मान देखिए, यहाँ पर वस्तु किधर रखी जा रही है, बाएं साइड। जब वस्तु बाएं साइड रखी जा रही है तो u का मान भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। सभी लोगों को क्लियर होगा, यहाँ से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से देखिए हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव को देखिए, हमने कहा ना जैसे उठा के इसको यहाँ रखेंगे तो ये जो हमारा होता है यही मूल बिंदु होता है। यही मूल बिंदु जाके यहाँ पे टच हो जाएगा। इसको कहते हैं दर्पण के ध्रुव को क्या कहते हैं, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु कहते हैं। दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु कहते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब कहेंगे सर आपतित किरणें क्या होते हैं, बाईं ओर से आपतित किरणें मतलब आने वाली किरणें बाएं से क्या होती हैं, दाएं साइड जाती हैं, बाएं साइड से दाएं साइड जाती है। ठीक है, बाएं साइड से दाएं की ओर लिया जाता है, आपतित किरणों को बाएं साइड से दाएं साइड को लिया जाता है। इतना क्लियर होगा। चलिए अब हम जानते हैं कि चिन्ह परिपाटी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, किसको किससे प्रदर्शित करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। ये आशा करता हूँ अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उत्तल दर्पण में कैसे ऋणात्मक होता है, क्या चीज़ें क्लियर होती हैं, सभी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चिन्ह परिपाटी की बात देखते हैं। चिन्ह परिपाटी को जैसे ही हम पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी के बाद हमारे इस दर्पण के उपयोग के बारे में आएगा, लेकिन अभी दर्पण का उपयोग हम नहीं पढ़ेंगे। दर्पण का उपयोग पढ़ने से पहले हम और भी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमारा देखिए एक 7 नंबर का हमारा डेरिवेशन आता है, हमारा 7 नंबर का डेरिवेशन आता है। ठीक है, 7 नंबर का हमारा एक डेरिवेशन आता है जो हमको पढ़ाना होता है और बहुत ज़रूरी होता है, ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमको समझना है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में जो हमारा रिलेशन होता है, गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा त्रिज्या, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में जो संबंध होता है उसको देखेंगे। ठीक है, इसको हम देखिए, ये हमारा जो टॉपिक होता है, ये हमारा जो टॉपिक होता है, ये हमसे 7 नंबर में पूछा जाता है, ये हमसे 7 नंबर में पूछा जाता है। और इसको हम कैसे क्लियर करेंगे, इसको हम यहाँ से डेरिवेशन के माध्यम से देखेंगे। तो इसको हम डेरिवेशन के माध्यम में देखेंगे तो ठीक है, डेरिवेशन को हम अगले वीडियो में केवल एक टॉपिक केवल डेरिवेशन पे बना के लाएंगे। उससे पहले हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं। तो हमारा अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग लिख लेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग लिख लेंगे और यहाँ से एक दूसरा उत्तल दर्पण का उपयोग लिख लेंगे, और यहाँ से हम आगे क्लियर कर लेंगे कि यहाँ से क्या कैसे चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि अब उत्तल दर्पण के या अवतल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है, ठीक है, इसका देखिए सड़क पर हमारे जो लैंप लगे होते हैं, सड़कों पर लगे लैंपों में इसका प्रयोग किया जाता है, सड़कों पर लगे लैंप में। ठीक, इसको स्टार लगा लीजिएगा, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। स्टार लगा लीजिएगा कि यहाँ पर देखिए मैंने स्टार लगवा दिया है। ये पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं, मतलब कि महत्वपूर्ण होता है कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सड़कों पर जो लैंप लगे होते हैं, ठीक है, सड़कों पर लगे लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूँ एकदम पूरा क्लियर होगा।
आशा करता हूँ सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम आशा करता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए यहाँ पे जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, जो हम लोगों को गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाते हैं तो हम देखे होंगे गाड़ी जो होती है हमारी, उसके पीछे बगल में हाँ एक कांच लगा होता है। तो जो हमारा जो गाड़ी होता है, गाड़ी के पीछे जो कांच लगा होता है या जो उसको शीशा कहते हैं, गाड़ी के कांच में इसका उपयोग किया जाता है, कांच में गाड़ी के प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गाड़ी के कांच में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ सभी लोगों को एकदम क्लियर होगा। यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि एकदम पूरा भैया कोई को किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया। इसी प्रकार हम अवतल दर्पण के उपयोग को देखते हुए अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा देखिए अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है, यहाँ से याद रखना है, उत्तल दर्पण जैसे कि हमारा जो प्रकाश होता है उसको फैलाकर एक जगह इकट्ठा करके, मतलब एक करके प्रकाश को क्या करना है, ये हमारा क्या होता है, ये अवतल दर्पण के प्रयोग के द्वारा होता है। और हमारा जो उत्तल दर्पण होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये क्या करता है कि कम चीज़ को ऐसे फैला देता है, कम प्रकाश को फैलाकर जो काम करता है। ये हमारा जैसे हमारा ये लैंप लगा हुआ है, ये क्या है, हमारा लैंप लगा हुआ है। अब लैंप लगा हुआ इसको क्या करता है, ये फैला देता है, प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देता है। तो ये कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। और जो हमारा अवतल दर्पण होता है, ये क्या करता है, फैले हुए प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है। आप कहेंगे सर अब तो हमको समझ में आ गया कि हमारे यहाँ जो लाइट लगी होती है घरों में, जो हमारे यहाँ घरों में लाइट लगी होती है जिससे हमारा पूरा घर उजाला होता है, जो हमारा पूरा घर उजाला होता है, वो हमारा कौन सा बल्ब होता है, वो ठीक है, वो हमारा उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, सर कहेंगे हमारा जो टार्च होता है, जो हमारा टार्च होता है, ये टार्च हम लोगों का क्या करता है, प्रकाश को एक सीधी रेखा में प्रयोग करता है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो हमारे इस अवतल दर्पण का उपयोग जो हमारा क्या होता है, टार्च, क्या होता है भैया, टार्च जो होता है, टार्च के उपयोग में, टार्च में। और उसके बाद आपको याद रखा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, अब ये जब प्रकाश को एक जगह एकत्रित कर रहा है, तो हमको पता है कि हमारे यहाँ जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर क्या होता है भैया, सोलर कुकर जो होता है, इसमें प्रकाश को क्या करता है, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इसको एक जगह केंद्रित करके यहाँ से हमको खाना बनाने का काम करता है। आप कहेंगे जैसे ही प्रकाश को केंद्रित करने की बात आएगी, वो हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। अब जैसे ही आपको समझ में आया कि आप प्रकाश पे हमेशा फोकस करिए, जब प्रकाश फैलेगा तो हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब जब प्रकाश एक जगह इकट्ठा होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा अवतल दर्पण। आप कहेंगे सर ये हमारे कांच के इस गाड़ी में जो कांच लगा होता है, इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। मैंने कहा देखिए ये क्या होता है, तो इतना बड़ा सा जो गाड़ी होता है उसको क्या करता है, जो बड़ी सी गाड़ी होती है उसको छोटे में कन्वर्ट करके हमारा उत्तल दर्पण दिखाता है। तो आपको आशा करते हैं एकदम क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया कि टार्च में होता है इसका प्रयोग। और उसके बाद हमने कहा देखा कि भैया दूसरा क्या होता है, एक सौर भट्ठी मतलब कि जहाँ पे सूर्य के प्रकाश द्वारा भट्ठी। और तीसरा क्या होता है, सोलर कुकर। क्या कहते हैं भैया, सोलर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा, जिसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा करता हूँ सभी को क्लियर होगा। अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हुए हम यहाँ से अब आगे समझेंगे। अब आगे क्या समझेंगे कि वीडियो को यहाँ पे हमको एंड करना है। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या आती है, छोटी सी भी लेके अगर कोई भी समस्या होती है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका समाधान पा सकते हैं। तो ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। तो आप अपने मेहनत करते रहिए और जो भी समस्या होती है उसका समाधान किया जाएगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।